नमस्कार, साक्षी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का टॉपिक सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ। समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेली ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से यह कह दे कि घर का काम तो करवा दिया कर। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी है आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है। बड़ी बहू अन्नू की माँ ने फोन पर ही उसकी सास सुमन जी को सुना दिया। इससे पहले कि सुमन जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फोन काट दिया। दरअसल अन्नू इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमज़ोर थी, पर सुमन जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने फट से सुमन जी को फ़ोन लगा दिया। सुमन जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर सुमन जी का परिवार रहता था और बाकी के मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा नीतीश, उसकी पत्नी अन्नू और उसका एक बेटा समर्थ है, जबकि दूसरा बेटा अनुज और उसकी पत्नी उदिता है। अनुज और उदिता की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले अन्नू और सुमन जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहीं उदिता के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण उदिता की आदतें। उदिता को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर के काम ना करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना, घर आए मेहमानों से कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ नहीं कहते। उल्टा जिस दिन अन्नू और उसमें खींचातानी होती, उस दिन उदिता की मम्मी भी फ़ोन करके सुमन जी को 10 बातें सुना देती है। ऐसा नहीं कि सुमन जी ने कभी उदिता को समझाने की कोशिश नहीं की, कई बार समझा चुकी हैं, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी ठहरता है क्या। उस दौरान उदिता सुमन जी से ही लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन करके बताती, और उसके बाद उदिता के माता पिता सुमन जी को फ़ोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। उदिता के आने के बाद अन्नू में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फ़ोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में सुमन जी पिस चुकी थी। अन्नू को जब टाइफाइड हुआ तो भी सुमन जी ने ही पूरा घर संभाला। उदिता ने कोई मदद नहीं की, बल्कि काम न करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय सुमन जी के पक्ष को समझने के अन्नू और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी, जो सुमन जी को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब नीतीश और अनुज घर आए तो सुमन जी ने उन्हें बताया कि किस तरह अन्नू की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें अन्नू या उसके माता पिता की क्या गलती। उदिता भी इस घर की बहू है। आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती। भैया बस, भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गई, इसमें उदिता की क्या गलती। वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, अन्नू क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर के काम में लगी रहेगी। वह भी आखिर एक इंसान है। उदिता अभी नई है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए शादी को, और कितना नहीं है। इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर बिठा रखा है उसे।
आप सास हैं, आप चाहे तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, अन्नू कर रही है ना अकेली काम। उदिता को भी प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती है। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। सुमन जी सुनकर चकित रह गई कि बहुएं तो बहुएं, यहाँ बेटे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने सुमन जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन करो कि कल की कल ही यहाँ मौजूद हो जाएं। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी। सुमन जी ने इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था उन दोनों ने। दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन कर दिया। सुमन जी पूरी रात हॉल में चुपचाप बैठी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने, पर अब जो भी हो, निर्णय तो उन्होंने ले लिया था और उसे वह कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण सुमन जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने अन्नू और उसके माता पिता मौजूद थे, पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए सुमन जी उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद उदिता और उसके माता पिता भी आ गए। अब हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। सुमन जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटों की शादी हुई थी, तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं, बल्कि माँ बनकर रहूँगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही, बल्कि मदद ही की। पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फ़र्क किया। अन्नू के पिता ने कहा, जिस घर में घर का मुखिया कमज़ोर होता है, उस घर में यह सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार उदिता के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं, जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। अन्नू की माँ ने कहा, हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में करते ही नहीं। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशान ही रही है, उदिता की माँ ने कहा। जब दोनों बहुओं के माता पिता सुमन जी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है कि बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सब के सब खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार सुमन जी मन पक्का कर खड़ी थी। उन्हें अपने किसी बेटे से ही उम्मीद नहीं थी, तो बहुएं तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ, इसलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकने घड़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या ऐतराज़ है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। उदिता के पिताजी ने बड़ी बेशर्मी से
कहा। हाँ हाँ, बता दीजिए, कौन कैसे रहेगा? हम जाने से पहले अपने बच्चों की गृहस्थी को तो बसा जाएं और इस रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से निजात पाएं। अब की बार अन्नू की माँ ने कहा। सुनकर सुमन जी का खून खोल गया, लेकिन वह चुप रह गई। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करें जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर सुमन जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल यह 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपरी मंजिल पर अनुज अपनी पत्नी उदिता के साथ रह लेगा और बीच वाली मंजिल पर नीतीश अपनी पत्नी अनु और अपने बच्चे समर्थ के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूँगी। अरे, आपको अलग रहने की क्या ज़रूरत है? आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना। इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं, और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा? कम से कम उसका ही किराया आ जाएगा। अन्नू के पापा ने कहा, माफ़ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी। जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है, और उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेले ही रह लूँगी। हाँ, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए ताकि वो खाली करें और हम लोग हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे बहू अपनी अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? यह मकान मेरे नाम पर है, मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला, यह क्या बात हुई? कोई अपने ही बच्चों से किराया लेता है क्या? पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्चा उठाएगा? और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते तो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, मुझे उससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है, अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, अंदाज़ा भी नहीं आपको। माफ़ कीजिएगा समधी जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी, किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बहुएं समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे? सास बदनाम होती है, पर यह ज़रूरी भी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सकें। सुमन जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार सुमन जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सब ने सुमन को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रहे, और आखिरकार जो सुमन जी चाहती थी वही हुआ, और उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें ज़रूर करते हैं,
पर सुमन जी अपने में मस्त रहती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।